नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज प्राइम टाइम में हम आपको फिर से स्टूडियो की बहस की जगह पर दिल्ली की सड़कों की तरफ ले चलते हैं। हम नत्थूपुरा आ गए हैं। ये बुराड़ी से लगा हुआ एक गांव है, करनाल बाईपास से सटा हुआ गांव है, काफ़ी अंदर आकर है। यहाँ हम आए हैं, योगेंद्र यादव का रोड शो चल रहा है आम आदमी पार्टी का। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का रोड शो भी कवर करें और बीजेपी के भी किसी बड़े नेता का, ताकि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि सड़क पर किस तरह की राजनीति हो रही है। टेलीविज़न के स्टूडियो में जिस तरह की बहसें आप देख रहे हैं वो दर्शकों के लिए हैं। वो मुद्दे पहले सुबह के किसी बयान से या विज्ञापन से तय कर दिए जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए आप ये भी देखिए कि दिल्ली आपकी कैसी है, किन किन जगहों पर रहती है और किन किन हालात में रहती है। तभी आप समझ पाएंगे कि इस शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी में बदलने का जो वादा और दावा तमाम दल कर रहे हैं वो कैसे इसे बदल देंगे, और वो कौन सा वर्ल्ड क्लास सिटी है दुनिया में जिसके जैसा अब दिल्ली को हो जाना है। ये वर्ल्ड क्लास सिटी कहाँ होता है, कैसे होता है, ये अब हम सबको मालूम नहीं है, लेकिन हमारी कल्पनाओं में, राजनीतिक आकांक्षाओं में ये भर दिया गया है। लेकिन इस वर्ल्ड क्लास सिटी होने से पहले दिल्ली जिस तरह से अनेक प्रकार की सिटी में बनी हुई है, बटी हुई है, उसको देखना ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि प्राइम टाइम में थोड़ा सा बहस को किनारे करके आप इस शहर को भी देखें और देखें कि लोगों के बीच में नेता किस तरह से संवाद कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और टेलीविज़न के अलावा किस तरह की नारेबाजियां हो रही हैं और जनता किस तरह से अपने बीच आने वाले नेताओं को देख रही है। अरे बाप रे बाप, इसमें तो जा ही नहीं पाएगा। तो वहाँ है, वहाँ आइए। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम योगेंद्र यादव के एक रोड शो में आए हैं, टेलीविजन से दूर दिल्ली के गांव की गली में ये योगेंद्र यादव का रोड शो चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके मंच पर जाएं और उनसे बात करें। दिल्ली की राजनीति में 2013 के बाद एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। आम आदमी पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया तो केंद्र सरकार ने भी इस पर काफी कार्रवाई की। कल खिंचाई किया, ठीक किया ना? बढ़िया किया हमने, बढ़िया, बिल्कुल अच्छा आपके साथ। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की खिंचाई करो, अरविंद के साथ है, पर अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ नहीं, चाहे अरविंद भी हो, है ना? बिल्कुल खिंचाई करना चाहिए ना पत्रकार को, करना चाहिए। बिल्कुल अगर ये अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू पे खुश है, करनी चाहिए, खिंचाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी का रोड शो इस वक्त बुराड़ी के गांव से निकल रहा है। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं। पोस्टरों को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन और भी नेता आम आदमी पार्टी के अलग अलग गलियों में, दिल्ली के मोहल्लों में हैं इस वक्त। आज राहुल गांधी की भी रैली है, नरेंद्र मोदी की भी रैली है। हम देखने आए हैं कि सड़कों पर राजनीति कैसी हो रही है। योगेंद्र जी, ये तीसरा चुनाव है, पहला, दूसरा और तीसरा क्या फर्क है इसमें? पहले चुनाव में सिर्फ उत्साह था, जोश था, कोई संगठन नहीं था, कोई तरीका नहीं था उसको चैनलाइज करने का। इस बार उत्साह है और संगठन है, उससे फर्क हुआ है। अच्छा, उत्साह तो बहुत है। आप देखिए, आपने संगठन की बात कही है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पास संगठन की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। इस चुनाव का नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि किसके पास संगठन है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के पास संगठन है, पुराना संगठन है, और अमित शाह ने बहुत बड़ी मशीनरी खड़ी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार हमने भी तैयारी की है। वो तैयारियां तो नहीं कर सकते जो अमित शाह जी करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा बूथ लेवल पे संगठन बनाया है। लेकिन अगर बीजेपी ये मानती है कि केवल उस पर वो जीत सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मानते रहे, वो मानते रहे। लेकिन अच्छी बात लग रहा है कि एक लड़ाई है एक संगठन के को लेकर के। इस चुनाव में आपके संगठन की क्षमता का भी इम्तहान होना है कि आप कितने मजबूत हो पाए हैं गांव के लेवल पे, बाकायदा। और अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद उठ पाए हैं तो संगठन की वजह से उठ पाए हैं, नहीं तो सच बात तो ये रवि भाई कि दिल्ली चुनाव के बाद 2-3 महीने हमारे कार्यकर्ताओं के लिए घुसना भी मुश्किल था। कई कॉलोनीज थी जिसमें हम जा भी नहीं सकते थे, तो संगठन के सहारे ही तो हम उठे हैं। और मेरा एक सवाल है कि ये जो चंदा वाला मामला आया है, ये कितना डैमेज कर रहा है आप लोगों को?
देखिए उसमें सादे लोग आराम से पूछते हैं कि भाई अगर आपने 2 नंबर का काम करना होता तो चेक में कौन लेते? कभी सुना है कोई आदमी 2 नंबर का काम चेक से करता है? कभी सुना है किसी ने 2 नंबर का काम करना हो और वो अपनी वेबसाइट पे घोषणा कर दे इन सारी चीजों की? और तीसरा, ये जो टाइमिंग इसका है, चुनाव से 5 दिन पहले अब ये काठ की हांडी है, दूसरी बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को पता लग गया है कि आम आदमी चुनाव लड़ेगी, उससे 5 दिन पहले कुछ ना कुछ होगा। सारे लोग स्वागत करते हुए प्रोफेसर योगेंद्र यादव का भारी समर्थन प्राप्त होता हुआ संजीव झा जी का भारी समर्थन यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में ही इतना बदलाव आया है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके पास वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी है। देखिए आपका वॉकी टॉकी जरा सा, तो इस तरह के वॉकी टॉकी से आम आदमी पार्टी भी लैस है अब। तो टेक्नोलॉजी सुविधा, ये उम्मीदवार हैं बुराड़ी के संजीव झा हैं हमारे साथ, ये बुराड़ी के उम्मीदवार हैं। रवीश भाई, आप हमारे उम्मीदवार को देखिए। नहीं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, कोई पैसे वाले घर से नहीं आए, बहुत साधारण घर से आए। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। अच्छा। कूद पड़े इस आंदोलन में, और आंदोलन में कूद पड़े तो बस वो बदलाव किया। क्या बात। दिल्ली के छात्रों को संगठित किया है, उन्हें संगठन किया, और एमएलए बने, वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए ऑफ दिल्ली। और लगे भाई योगेंद्र जी, आपने तो बहुत पॉलिटिक्स को एनालाइज किया। ये वॉकी टॉकी, फेसबुक, ये सब नए हथियार हैं अब, मतलब आप इनसे लैस हैं एक तरह से, है ना? इतना बड़ा यदि आपने करना है, कोई चुनाव आयोग का नियम का उल्लंघन नहीं करना, तो कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा, और इसमें मोबाइल काम नहीं करता। इतने शोर में मुश्किल से आप और मैं बात कर पा रहे हैं, और कोई तो चीज करेगी नहीं काम। तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों जैसे ना हो जाए इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। भाई योगेंद्र, एक और सवाल है कि क्या ये समझा जाए कि इस बार का चुनाव दिल्ली में वर्ग की लड़ाई में बदल गया है? गरीब, मजदूर या वैसे लोग जो 15,000, 20,000, 30,000 तक कमाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ हैं, और जो संपन्न वर्ग हैं वो एक तरह से बीजेपी की तरफ हैं। तो ये एक वर्ग की लड़ाई चरित्र के रूप में देखना चाहेंगे इसको? इसमें वर्ग चरित्र जरूर है, मैं वर्गों की लड़ाई के रूप में नहीं देखता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे बुराड़ी इलाका जिसमें हम चल रहे हैं, ये गरीब लोगों का इलाका है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी, स्लम, 90% लोग इसमें रहते हैं और गांव है यहाँ पे। उसमें इतना जन समर्थन इस बार हमारे को है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा कि ऊपर के वर्गों में कुछ कम है, इतना इस तरह का स्वभाव नहीं है। लेकिन वर्ग संघर्ष तो वहाँ होता है जब हम कहें कि आपको उनसे छीन के हम कुछ देंगे। हम वो वाली भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो 20वीं सदी की जो भाषा थी कि अगर गरीब उठेगा तो अमीर का कुछ छीन के उठेगा, वो आम आदमी की भाषा नहीं है। वो भाषा नहीं है, मतलब। लेकिन एक राजनीतिक, अब चूंकि आप हैं, कल मैं अरविंद का इंटरव्यू कर रहा था तो काफ़ी सख्ती था। अब आपको देख के लगता है कुछ विश्लेषण करा लिया जाए आपसे राजनीति में होने के बाद भी। अब क्या करें, अब योगेंद्र यादव की ये जो छवि है वो दिमाग से जाती नहीं है। लगता है कि नेतागिरी बाद में, जो ये देख समझ रहे हैं उसका सवाल पहले कर लिया जाए। देखो, सच ये है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में हमें अमीर से लेके गरीब तक में बिल्कुल लगभग बराबर वोट मिला था। लोकसभा चुनाव आते आते हमारा गरीब का वोट बढ़ गया था, अमीर का लगभग खत्म हो गया था। इस बार हमने सब में, गरीब में बहुत बढ़ा है, गरीब, मुस्लिम, दलित, इनमें बहुत बढ़ा है। लेकिन हमने मिडिल क्लास के एक हिस्से को वापस लिया। अगर उसे वापस नहीं लेते तो हमारी आज वो फिजा ना होती जो कि बनी है। और चूंकि हमने, और ये पुराने जो कम्युनिस्ट आंदोलन थे, लेफ्टिस्ट आंदोलन थे, वहाँ गरीब को मोबिलाइज किया जा रहा था ये कह के कि वो जो अमीर हैं उससे हम छीनेंगे। और एक जमाने में तो आपको पता है सीपीएम वगैरह ने कह दिया था कलकत्ता में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गाँव में करेंगे। आम आदमी पार्टी वो वाली राजनीति नहीं कर रही है, गरीब को मोबिलाइज कर रहे हैं, गरीब की एस्पिरेशंस हैं। और दिल्ली शहर के 2/3 लोग जिस इलाके में रहते हैं, जैसे जैसे हम चलेंगे आपका कैमरा देखेगा कि हम किस इलाकों में रहते हैं। अभी हम ऐसे नाले में से गुजरे थे, अगर उस नाले की छवि लेते तो आपको लगता कहीं झारखंड, बिहार, कहीं किसी बहुत बैकवर्ड इलाके की बात हो रही है। उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं। आप कितना नेता बन पाए हैं इन 3 सालों में? सच बताइएगा, आप कितना नेता बन पाए हैं? कुछ देखिए, पहले मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाता था, आजकल कार्यकर्ता घसीट लेते हैं तो मैं जाके हाथ जोड़ देता हूँ, इतना तो बन गया हूँ। यानी कि दूसरों की आस्था में आस्था रखता हूँ। ऐसा क्या हुआ नरेंद्र मोदी को लेकर जो दिल्ली में नहीं चल पा रहा है, या वो सब कुछ दांव पे लग गया है? मैं तो सचमुच हैरान हूँ रवीश कि प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया है। अच्छे खासे वोट से जीते थे,
4 राज्य जीत चुके थे। एक बड़े दिल वाला प्रधानमंत्री कह सकता था चलो एक दिल्ली एक छोटा राज्य है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। मुझे तो यही बात समझ आती है कि या तो उन्हें लगता है कि ये रथ एक बार रुक गया तो फिर दोबारा चल नहीं पाएगा, या लगता है कि तिलिस्म एक बार टूट गया कि नरेंद्र मोदी अविजयी, उनको कोई हरा नहीं सकता, ये तिलिस्म टूट गया तो फिर दोबारा तिलिस्म बन नहीं पाएगा, या उन्हें लगता है कि कांग्रेस से हार जाए तो ठीक बात है और किसी से हार जाए, लेकिन अगर ये आम आदमी पार्टी से हार गए तो ये झाड़ू कहीं और तक जाएगी। पर आप लोगों ने भी नरेंद्र मोदी पे उनको चुन के हमला नहीं किया, जैसे राहुल गांधी ने उनके 10 लाख सूट का मामला उठाया, पर आप लोगों ने कम उठाया। मुझे सुनाई नहीं दिया कि किसी बड़े नेता ने उनके सूट वाले को लेकर विवाद किया हो। हालांकि मैंने सूट वाले पे बोला था, जब उन्होंने कहा ना नसीब वाला बात, हाँ। तो मैंने कहा था कि बड़े नसीब वाले हैं, 9.5 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, बदनसीब वो हैं जिनके अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं पहुंचा। मगर ये बात सच है, हम नहीं चाहते थे कि ये चुनाव केजरीवाल बना मोदी बने, क्योंकि हम चाहते थे कि ये चुनाव दिल्ली के मुद्दे पे रहे, ये चुनाव दिल्ली की पर्सनैलिटीज पे रहे, और एक तरह से हमने मजबूर कर दिया उन्हें दिल्ली में किसी चेहरे को उतारने को, और जैसे ही उतारा उनका ग्राफ एकदम उतर गया। हम नहीं चाहते थे कि ये चुनाव केजरीवाल बना मोदी चुनाव बने। आप नहीं चाहते थे? हम नहीं चाहते थे। मोदी जी के बारे में देखिए, वो लोग, कोई भी प्रधानमंत्री आता है 5-10 महीना 1 साल लोकप्रिय रहता है। मोदी जी ने, जैसे उनका 15 अगस्त का भाषण था, मुझे खुद अच्छा लगा, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह के भाषण दिल्ली में दे रहे हैं, देखिए मैं हैरान हूँ, क्या हो गया है। चिंता होती है, इंसान को समझ आती है, घबराहट, बौखलाहट, अब तो चिड़चिड़े हो गए हैं। कल का भाषण देख के तो मुझे लगा जैसे चिड़चिड़े हो गए हैं प्रधानमंत्री, तो कुछ उन्हें हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री के उस पर खींचा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद अपने आप को झोंक रहे हैं इस चुनाव में। परिणाम क्या होगा 10 तारीख को पता लग जाएगा। बताइए क्या स्थिति है। तो आप देख ही रहे हैं ये तस्वीर की चुनावी राजनीति कहां से गुजर रही है। और ये देख लीजिए कि हमारा जो अभियान है सफाई का, एक तरह से नालों की जो जिंदगी है, लाख चुनाव हाईटेक हो जाए, फेसबुक पर आ जाए, ट्विटर पे हो जाए, लेकिन वोट के लिए आपको गलियों पे आना पड़ता है। और जब आप गलियों में आते हैं तो एक तरह से आप अपने शहर की हकीकत को देखते हैं कि किस तरह से गंदगी, नाले जो हैं बजा रहे हैं, और जो सफाई की जो हालत है वो कितनी ख़राब है। तो हमारा जो शहरी आबादी का हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, इसका भी नज़ारा लीजिए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। ये जब आप देखेंगे तभी आप समझेंगे कि दिल्ली क्या से क्या हो गई, लोकल से वर्ल्ड क्लास हो गई। लेकिन पहले इस तस्वीर को देख लीजिए कि ऐसी भी एक दिल्ली यहाँ पर मौजूद है। मैं चलता हूँ। ये जहांगीरपुरी का दिल्ली का ही एक हिस्सा है। इसके डीडीए ग्राउंड पर हम आए हैं, जहां पर राहुल गांधी की रैली होने वाली है। योगेंद्र यादव के रोड शो के बाद आज राहुल गांधी की रैली में देखेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन को दिल्ली में वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरे दिल्ली भर से यहाँ पे लोगों को लाया गया है। इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे क्रिकेट में कई बार जिम्बाब्वे की टीम की हो जाती है। उसकी हार से कोई टीम अलग पॉइंट लेकर फाइनल में पहुंचती है, तो उसकी जीत से किसी और हारती हुई टीम को फाइनल में पहुंचने का मौका मिल जाता है। लेकिन देखेंगे कि राहुल गांधी एक सबसे मुश्किल राजनीतिक समय में कैसे इन मतदाताओं के बीच में अपने आप को पेश कर रहे हैं। उनमें क्या बदलाव आया है राजनीतिक तौर पे लोकसभा के चुनाव के बाद। जहांगीरपुरी की रैली से आज आपको इसकी झलक मिलेगी। आइए, जो मैदान होता है, जो मैदान बनाए गए हैं हमारे बच्चों को के लिए, उनके खेलने के लिए, उसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए कि क्या है इस दिल्ली में। ये डीडीए का ग्राउंड है और इसकी हालत देख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि ये सब विषय भी आपके चुनावी फैसले में शामिल होने चाहिए तो आप शामिल कर सकते हैं कि क्या हालत है इस डीडीए ग्राउंड की। पहले बंद कमरों में काम होता था, किसी को चोरी के बारे में पता नहीं लगता था। यूपीए सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, आपको सूचना का अधिकार दिया, और पहले जो बंद कमरों में रहता था, जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था, वो बाहर आया। फायदा किसको हुआ? फायदा आपको हुआ, आम आदमी को हुआ, जनता को हुआ।
किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। रैलियों में अक्सर यही होता है, कुछ लोग आ रहे होते हैं तो कुछ लोग जा रहे होते हैं और कुछ लोग छतों पर खड़े होकर रैली सुन रहे होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में कांग्रेस के समर्थक अभी भी बचे हुए हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उसमें कोई जान नहीं है, वो बेजान भले ही नतीजों में नजर आए, लेकिन ये हैरानी हो रही है कि उसके कार्यकर्ता भी इतनी मात्रा में अब नजर आ रहे हैं। वो लोग भी कांग्रेस की टोपियों को पहनकर गलियों में, जहांगीरपुरी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ और किसी और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सीमित जगह के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी जोश देखा। कई रैलियों को हमने देखा है दिल्ली में, उसके हिसाब से ये काफ़ी ठीक ठाक एक तरह से सभा या रैली कही जाएगी। दिल्ली का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है। वो टीवी के स्टूडियो से बाहर निकालिए, आप भी सभी दलों की रैलियों में जाइए, सब नेताओं को सुनिए, सबके साथ धक्के खाइए, तब पता चलेगा कि आप इस लोकतंत्र के असली भागीदार हैं, उसमें हिस्सा निभाते हैं। ये नहीं होगा कि आप ट्विटर पे करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और रैलियों में ना जाएं। ज़्यादातर रैलियों में देखता हूं कि वो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। दुख होता है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, जो गाल पर इंडिया रंग लेता है और इस गाल पे नेता का फोटो लगा लेता है, वो ऐसी रैलियों में कम जाता है। उसे भी जाना चाहिए, वो गया भी है। लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने देखा है कि वो कई रैलियों में गया है। लेकिन तमाम तरह के दलों में जाइए, सुनिए, क्योंकि नेता पब्लिक के बीच में जितना नाटकीय होता है, उससे कहीं ज़्यादा उसे ईमानदार भी होना पड़ता है, क्योंकि निगाहें आमने सामने से उसे देख रही होती हैं, तौल रही होती हैं कि जनाब जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और पहले से कितना बदले हैं और आगे कहीं और तो नहीं बदल जाएंगे। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है, और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। किसी एक युवा को रोजगार मिला? नहीं मिला। कुछ दिन पहले मैंने मोदी जी के बारे में मीटिंग में कहा, अगले दिन जयंती नटराजन जी को खड़ा कर दिया। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ा हूं, और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है, और मैं यहां से कह रहा हूं। ये जो इलाका है, ये ज्यादातर देहात इलाका है। जी है? जी यहाँ पे हाँ देहात है। इधर ये जहांगीरपुरी है। हाँ। ये रेजिडेंशियल एरिया है सारा। अच्छा, हाँ पर आपको लगता है कि राहुल गांधी का क्रेज इस चुनाव में उनका भी एक इम्तिहान हो रहा है? मतलब ये जब बहुत अच्छा जी। पर यहाँ दिख रहा है ना, बाकी दिल्ली में तो नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बादली विधानसभा में बहुत अच्छा पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी कार्यकर्ताओं के स्तर पे कांग्रेस में जान बची हुई है? बची हुई है जी। बची हुई है, हाँ? बहुत ज्यादा जान, बहुत ज्यादा। ये पब्लिक देख लो अब कितनी है। ये- हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है देवेंद्र यादव की। ना के हमने कहीं बाहर से बुलाई है। बाहर कहीं से नहीं, यही देवेंद्र की यादव बादली विधानसभा की है सारी। अलग अलग मोहल्लों से तो बस में लोग आए हैं ना? नहीं, जैसे बादली विधानसभा जो है बादली 4-5 विधानसभा किलोमीटर में है ना। हम लड़ाई लड़े और जमीनी अधिकरण बिल लाए। ऐतिहासिक काम है ये। बीजेपी के लोग लड़े, लोकसभा में रोकने की कोशिश की, मगर हमने बिल पास करवाया। और यह आसान काम नहीं था, शायद इससे मुश्किल काम यूपीए 2 में कोई काम नहीं था, मगर हमने इस काम को किया। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस काम से यूपीए को राजनीतिक नुकसान हुआ। सर प्लीज। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये सेल्फी राष्ट्रीय रोग है। सेल्फी सबको बीमारी है, कहीं दिख जाए लोग 2-4 ठो सेल्फी खिंचाता है। आपको नहीं लगता राष्ट्रीय रोग है सेल्फी? अब नया ट्रेंड पे आ गया, अब सबको क्या करते हैं सेल्फी को इतना खींच खींच के? आपकी खींच रहे हैं हम, राहुल जी की खींच रहे हैं, देवेंद्र यादव की खींच रहे हैं। देवेंद्र यादव के? राहुल जी अच्छा। और देवेंद्र यादव। बच्चों में इतना सेल्फी के ट्रेंड ज्यादा हो गए, लगाने के लिए कोई जगह उनको सेल्फी हमारी राजनीति का अब हिस्सा होता चला जा रहा है। वो आम आदमी पार्टी की भी सभा में लोग काफी सेल्फी खिंचा रहे थे, यहाँ भी लोग काफी सेल्फी खिंचा रहे हैं। सेल्फ पीछे चला गया, सेल्फी आगे आ गया। पर इंटरेस्टिंग है देखना। प्रिया, सुशील आप भी इधर आ जाइए।
राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए, पर जो वो बोल रहे हैं उसका और ये जो लोग हैं उसमें एक रिश्ता बन पा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि जितनी भीड़ है तो ज़रूर स्थानीय उम्मीदवार ने उसका कोई अपना यहाँ पर असर रहा होगा, वो एक पहलू है, तभी इतने लोग आए हैं। लेकिन उनका अभी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, पर वो रिश्ता नज़र आ रहा है क्या चार्ज जिस तरह से? आप रिश्ता आप ये देखिए कि राहुल गांधी अपने समर्थकों से कितनी दूर खड़े हैं। पहली बात तो वहाँ से यहीं से पूरा कनेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है दर्शकों। आपने अपने अरविंद केजरीवाल की त्रिलोकपुरी में हमने देखा, वहाँ पे बिल्कुल सामने अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के सामने खड़े हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए युवा, पर हमें ये इस मामले में समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो सुरक्षा कारणों से उनको वो रखा जाएगा, ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री से कहीं कम नहीं है इनकी सिक्योरिटी राहुल गांधी की, जबकि उसे वो होती है क्योंकि हाँ। पर सुशील, आपको लगता है कि कांग्रेस इस चुनाव में वापसी कर पाएगी? सर देखिए, मुझे नहीं लग रहा है। आप इतनी भीड़ देखिए, देखिए भीड़ की बात नहीं है, भीड़ मैंने आपको ये बता रहा हूँ, जब हम रास्ते में आ रहे थे आपने देखा होगा कि कितने बस में भर के लोग यहाँ पर आ रहे थे, कैसे बस की लाइन लगा हुआ था। जो लोकल लोग यहाँ पे होते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो लोकल लोग बस पे भर के नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भीड़ राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं या राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि ये भीड़ हो, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया है, खंडाल बाईपास से ठीक है, लेकिन वहाँ से लोग लेकर आए हैं। ये भी पॉइंट है कि एक बड़ी विधानसभा ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। ठीक है, एक सिंगल पर्सन आप हर बंदे के पास नहीं है। और पता कीजिए कि बादल की पर फिर भी मान लिया जाए कि इस एक उदाहरण से नहीं, एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी तो अलग अलग जगहों के लोग से आएंगे, कोई बस बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 ही बस है, तो नहीं लगता कि 10 बस से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। लोगों ने बंद कर दिया, अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, आज तो कम लोग दिख रहे हैं, लोग जाना शुरू हो गए, खाली कुर्सियाँ है, मुझे कम लग रहा है, मुझे वो उतना लग नहीं रहा राहुल। ये एक बात आप लोगों की बातों से समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है लोगों से रिश्ता बनाने में। उनमें वो सब जो खेल करने वाली कला है वो कम है कि भीड़ को कैसे झुमाया जाता है, कैसे रिझाया जाता है। आजकल बातों का ज़माना है, अगर आपको बात करनी नहीं आती है अपने समर्थकों से, अपने लोगों से, तो आप नहीं, उनको ग्राउंड लेवल में पहुंचना पड़े। तो ये लगता है कि वो सीधा सपाट भाषण देते हैं राहुल गांधी। अब इस वक्त का ये जो दौर है उसकी शायद ये ज़रूरत है कि अब नेता होने के लिए वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए आपको कि आप लोगों को झुमा दें, थोड़ा थोड़ा रिझा दें, थोड़ा थोड़ा लुभा दें। मजा आता है सुनने के अंदर। आपकी जो बातें है ना, ऐसे ऐसे उनसे बात करते हो सर, आप लोग ट्विटर पे आ जाओ एकदम गांव के हिसाब से, और ट्विटर पे देखो जो पॉलिटिकल पार्टी जब तकलीफ होती है ना मेरी बात से, तो कैसे मुझे गालियां देते हैं, दलाल बताते हैं, चोर बताते हैं। ऐसा नहीं, लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपने बहुत भ्रमण किया होगा हिंदुस्तान के अंदर, पब्लिक पसंद करती है। हिंदुस्तान में बहुत भ्रमण किया होगा, मतलब जो ठेठ गांव में रहते हैं ना, उस टाइप से बात कर रहे थे। ऐसा लगा कि बात में कोई अच्छा है ना, सबको रगड़ते रहे ना, बात करने का तरीका कुछ अलग नहीं है। आप लोग देखिए ट्विटर पे ना बहुत गालियां पड़ रही हैं हम लोग। नहीं, हम ऐसा मतलब आप किसी नेता को तकलीफ दे दीजिए, वो ट्विटर पे गाली देने लगते हैं। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हम आपका काम करेंगे गाली सुने, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं ट्विटर पे। आप लोग ट्विटर पे जाके देखो कैसी गालियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राजनीति की भाषा खराब कर रहे हैं ये लोग, चाहे कोई भी पार्टी का हो, लेकिन ये गाली देने का जो एक सिलसिला हो गया है ना, और गंदी गंदी गालियां देते हैं ट्विटर पे। सब आप लोग ट्विटर पे अकाउंट खोलिए, जाकर देखिए कि वो क्या कर रहे हैं राजनीति के नाम पे। हमें पता है कि आप यही जानना चाहते हैं कि इतनी रैलियों में घूमने के बाद क्या मैं ये बता सकता हूँ कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, और ये पूरे देश भर की नज़र है दिल्ली के चुनाव पे। दिल्ली में रहने वालों का तो खाना हजम नहीं हो रहा है, वो कभी फेसबुक चेक कर रहे हैं, कभी ट्विटर चेक कर रहे हैं, और कभी व्हाट्सएप पे नेताओं के लतीफ़े बना रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक रैली से दूसरी रैली तक जाना इतना आसान नहीं है। 2-2 घंटे 2.5 घंटे की ट्रैफिक जाम जो है, उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी ट्रैफिक जाम में भाप की तरह उड़ जाएगा। ट्रैफिक जाम जो है स्मार्ट सिटी में भाप की तरह उड़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब तक हम स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए हैं, 2-2 2.5 घंटे ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है एक रैली से दूसरी रैली में जाने में। और इस दौरान मज़ेदार बात यह है कि आप फिर से उस शहर को जिसको आप रोज़ देखते हैं एक अलग नज़र से देखने लगते हैं कि इसका पता नहीं ये राजनीतिक रूप से इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फ़ैसला कर देगा, किस पार्टी का क्या बटन दबा देगा।
कई तरह की होर्डिंग नज़र आ रही है, कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, तमाम तरह के दावे हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की रैली के बाद, ब्रेक के बाद बीजेपी की रैली आ रहे हैं, सब दिखाऊंगा आज।